प्रिय विद्यार्थियों, सिद्धार्थ शिक्षा सदन में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9th विषय गणित, अध्याय 14 सांख्यिकी। और सांख्यिकी में हमने पढ़ा था पहले, इसके पहले के वीडियो में बारंबारता बंटन। बारंबारता बंटन में हमने सीखा था बारंबारता बंटन सारणी बनाना। बारंबारता बंटन सारणी हमने उस वीडियो में देखा था कि दो प्रकार से बनती हैं। एक सीधे अंक लिख के, एक एक अंक लिख के उसके गणना चिन्ह, मिलान चिन्ह और फिर उसकी बारंबारता। दूसरे प्रकार की बारंबारता जो सारणी बनती हैं वह वर्ग अंतराल पर बनती हैं। वर्ग अंतराल का अर्थ होता है कि अंतर निश्चित, 5 का अंतर हो सकता है, 10 का अंतर हो सकता है, 4 का अंतर, किसी का भी अंतर लेके हल किया जा सकता है। ज़्यादातर सवालों में आपको 5 का अंतर, 10 का अंतर या 20 का ही अंतर रखना है। 50 का अंतर, 100 का अंतर भी रख सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे आगे। आज हम पढ़ेंगे आंकड़ों का आलेखीय निरूपण, यानी जो आंकड़े जो दिए हुए होते हैं, हम जो बारंबारता बंटन सारणी बनाते हैं, उस बारंबारता बंटन सारणी बनाने से ग्राफ में किस प्रकार निरूपित किया जाता है या ग्राफ कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में हम इस वीडियो में अध्ययन करेंगे, जो कि आप बहुत ही अच्छी तरह से इसको अगर समझेंगे तो अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। बहुत ही सरल है, 8वीं कक्षा में भी था ये और पुनः है। सारणियों से आंकड़ों का निरूपण करने के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। आइए अब हम आंकड़ों के अन्य निरूपण अर्थात आलेखीय निरूपण, ग्राफिकल यानी ग्राफ की ओर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। इस संबंध में एक कहावत यह रही है कि चित्र 1000 शब्द से भी उत्तम होता है। ये क्या कह रहा है कि चित्र देखकर को किसी भी प्रश्न को आसानी से हल किया जा सकता है। प्राय अलग अलग मदों की तुलनाओं को आलेखों यानी ग्राफ की सहायता से अच्छी तरह दर्शाया जाता है। तब वास्तविक आंकड़ों की तुलना में इस निरूपण को समझना अधिक सरल हो जाता है। इस अनुच्छेद में हम निम्नलिखित आलेखीय निरूपण का अध्ययन करेंगे। और इसमें हम आलेखीय निरूपण का जब अध्ययन करेंगे तो हम देखेंगे कि ये आलेख यानी ग्राफ है जो मूल रूप से 3 प्रकार के होते हैं, यानी 3 प्रकार के होते हैं। कौन से? पहला होता है दंड आलेख, दूसरा होता है एक समान चौड़ाई और परिवर्ती चौड़ाइयों वाले आयत चित्र, और तीसरा होता है बारंबारता बहुभुज। यानी दंड आलेख पहला, दूसरा आयत चित्र और तीसरा होता है बारंबारता बहुभुज। देखो मैं यही आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। दंड आलेख के अंदर आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो दंड आलेख जो बनता है ग्राफ के अंदर, ये इसकी मूल बिंदु होता है, ये एक्स अक्ष होती है और ये वाई अक्ष होती है। और इसके अंदर जब दंड आलेख जब बनाते हैं तो एक एक बॉक्स खाली रखते हैं ऐसे, ये दंड आलेख कहलाता है, यानी ये दंड आलेख कहलाता है। दंड आलेख के अंदर एक पे ग्राफ बनता है और एक खाली रहता है, फिर एक पे ग्राफ बनता है और एक खाली रहता है, ये दंड आलेख कहलाता है। नीचे कोई भी संख्या वर्ष बता सकता है, यहाँ पे इस वर्षा में जनसंख्या बता सकता है, जैसे 1990 में, फिर 2000 में, फिर 2010 में जनसंख्या थी 10 करोड़, फिर 15 करोड़, फिर 20 करोड़, इस प्रकार से ये बताया जा सकता है। तो ये प्रिय विद्यार्थियों, दंड आलेख की क्या विशेषता मुख्य रूप से याद रखनी है कि एक एक बॉक्स इसके अंदर खाली रखना है आपको। फिर दूसरे प्रकार का ग्राफ लेते हैं, वो है हमारे पास में एक समान चौड़ाई वाला आयत चित्र। अब देखिए आयत चित्र में समझा देता हूँ। फिर वही
हमारे पास में ये जो मूल बिंदु होता है ये एक्स अक्ष होती है और ये वाई अक्ष होती है। और इस एक्स अक्ष और वाई अक्ष पर फिर वही, अब इसके अंदर जो आयत चित्र बनेगा उसके अंदर आपको एक चीज़ का ये ध्यान रखना है कि इसके अंदर कोई भी बॉक्स खाली नहीं रहेगा, यानी इस प्रकार बॉक्स चिपके हुए रहेंगे। और ये जो चिपके हुए जो बॉक्स बिल्कुल खाली नहीं रखना है आपको। तो इस प्रकार बना हुआ चित्र आयत चित्र को बताएगा। इसके अंदर भी फिर तीसरे प्रकार का हमारे पास में जो ग्राफ है वो है बारंबारता बहुभुज, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। अब बारंबारता बहुभुज बनाना है तो आपको आयत चित्र तो बनाना ही है, और आयत चित्र को बनाने के बाद में इसके जो मध्य बिंदु होते हैं, इस मध्य बिंदु से दो बिंदुओं से मिलाता हुआ एक ग्राफ बनाएंगे, उसको आयत चित्र कहा जाता है। जैसे देखो ये बना दिया। अब इस प्रकार ये मतलब दो मध्य बिंदुओं से मिलता हुआ इस प्रकार ग्राफ बनेगा, ये आपके बारंबारता बहुभुज कहलाएगा। यानी इसकी रेखाएं आयत चित्रों के मध्य बिंदुओं से दो बिंदुओं से मिलाने से जो बारंबारता बहुभुज बनेगा वह बारंबारता बहुभुज होता है। देखो प्रिय विद्यार्थियों, मैंने शॉर्ट में सब समझा दिया। अब मैं विस्तृत इसका अध्ययन सबको समझाऊंगा। जैसे अब पहला बता रहा है इसके अंदर दंड आलेख। दंड आलेख कह रहा है कि पिछली कक्षाओं में आप दंड आलेख का अध्ययन कर चुके हैं और उन्हें बना भी चुके हैं। यहाँ हम कुछ अधिक और औपचारिक दृष्टिकोण से इन पर चर्चा करेंगे। आपको याद होगा कि दंड आलेख आंकड़ों का एक चित्रीय निरूपण होता है, जिसमें प्राय एक अक्ष, मान लीजिए एक्स अक्ष है, पर एक चर को प्रकट करने वाले एक समान चौड़ाई के दंड खींचे जाते हैं, जिनके बीच में बराबर की दूरियां छोड़ी जाती हैं। चर के मान दूसरे अक्ष, मान लीजिए वाई अक्ष पर दिखाए जाते हैं और दंडों की ऊंचाई चरों के मानों पर निर्भर करती हैं। तो इसके अंदर मैंने जो शॉर्ट में बताया है वही बात इसके अंदर बता रहा है। अब देखिए प्रिय विद्यार्थियों, दंड आलेख बनाते हैं तो हम एक प्रश्न लेते हैं और एक प्रश्न के अनुसार देखते हैं कि 9वीं कक्षा के 40 विद्यार्थियों से उनके जन्म का महीना बताने के लिए कहा गया। इस प्रकार प्राप्त आंकड़ों को निम्नलिखित आलेख बनाया गया है। जैसे फरवरी में जनवरी बता रहा सबसे पहले, तो हमने देखो वही मैंने बताया था उसी के अनुसार ये ले लिया ग्राफ है कि वो एक्स अक्ष हो गई और ये वाई अक्ष हो गई ऊपर। अब जनवरी महीने में आंकड़े बता रहे कि विद्यार्थियों की संख्या 3 है, यानी जनवरी महीने में 3 विद्यार्थियों का जन्म दिनांक आता है। फिर फरवरी महीने में 4 हो गई, फिर मार्च में 2 हो गई, अप्रैल में भी 2, मई में देखिए 5 हो गई। इस प्रकार जून में फिर 1, फिर जुलाई में 2, फिर अगस्त में हो गई 6, फिर सितंबर में हो गई 3, फिर देखिए इसी प्रकार अक्टूबर के अंदर हो गई 4, नवंबर में भी 4 और दिसंबर में भी 4। ये विद्यार्थियों की संख्या को बता रहा है। तो ये प्रिय विद्यार्थियों देखो दंड आलेख कहलाता है, क्योंकि देखो इसके अंदर एक दंड बना हुआ है, फिर इसके बाद में खाली जगह छुट्टी हुई, फिर दंड दूसरा बना हुआ है, फिर खाली जगह छुट्टी हुई। इस प्रकार ऐसी आकृति। तो यहाँ पे हमने ओ एक्स पे तो जन्म के महीने लिख दिए, पर यहाँ वाई एक्स पे हमने विद्यार्थियों की संख्या लिख दी। तो जो निश्चित होता है उसको हमको ओ एक्स अक्ष पे लिखना है, और जब कभी वर्दी ज़्यादा कम का ज़्यादा होती है उसको बारंबारता को हम वाई अक्ष पर लिखेंगे। और इस प्रकार अब देखिए इसके अंदर अगर कोई प्रश्न पूछता है तो उस प्रश्न का उत्तर भी इस ग्राफ को दंड आलेख को देख के हम दे सकते हैं। ऊपर दिए गए आलेख को देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नवंबर के महीने में कितने विद्यार्थियों का जन्म हुआ है? फिर कहता है किस महीने में सबसे अधिक विद्यार्थियों का जन्म हुआ है? तो इससे ये प्रश्न है, जैसे ही आप इस ग्राफ को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि नवंबर में 4 विद्यार्थियों का जन्म हुआ है और सबसे अधिक अगस्त महीने में हुआ है। तो ये इस प्रश्नों का उत्तर प्राप्त हो जाएगा। ध्यान दीजिए कि यहाँ चर जन्मदिन का महीना है और चर का जो मान है वो जन्म लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या है, यानी नवंबर के महीने में 4 विद्यार्थियों का जन्म हुआ है और अगस्त के महीने में सबसे अधिक विद्यार्थियों ने जन्म लिया है। तो इस प्रकार इस ग्राफ को देख के, क्योंकि छोटा है तो छोटी संख्या देख के बता सकते हैं, बड़ा ग्राफ बना हुआ है तो बड़ी संख्या बताएगा। अपना आप देखते ही ग्राफ आपको प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा।
आइए अब हम निम्नलिखित उदाहरण लेकर पुनरावलोकन करें कि यह दंड आलेख किस प्रकार बनाया जाता है। अब दंड आलेख बनाने के लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले एक उदाहरण ले रहे हम, और उदाहरण के अंदर एक बारंबारता सारणी दी हुई होगी। उस सारणी का उपयोग करते हुए एक परिवार ने जिसकी मासिक आय 20,000 रुपये विभिन्न मदों के अंतर्गत खर्च हर महीने होने वाले खर्च की योजना बनाई थी। जैसे सबसे पहला बता रहा है ग्राफ में कि यहाँ पे मद लिख दिया और यहाँ खर्चा लिख रहा है हज़ारों रुपयों में। तो ग्रासरी यानी परचूनी का सामान लाता है 4,000 रुपये का, किराया दे खर्च करता है 5,000 रुपये, बच्चों की शिक्षा पर करता है 5,000, दवाइयों पर करता है 2,000 और ईंधन पर करता है 2,000। इस प्रकार फिर मनोरंजन पे करता है 1,000, विविध अन्य खर्च करता है 1,000 रुपये। इस प्रकार ये आपके पास में एक टेबल बनी हुई है, और इस टेबल में अपन ग्राफ दंड आलेख बनाने का कहता है। तो हम कैसे बनाएंगे? तो ऊपर दिए गए आंकड़ों का ये कहता है कि दंड आलेख बनाइए। अब इस दंड आलेख को बनाने के लिए मेरे विद्यार्थियों सबसे पहले आपको एक ग्राफ पेपर की आवश्यकता पड़ेगी, जो कि आप ग्राफ अगर आपके अंदर उपलब्ध है तो आप ग्राफ में भी बना सकते हैं, और ग्राफ अगर आपके पास में उपलब्ध नहीं है तो आप कॉपी के अंदर ही बना सकते हैं, लेकिन उसमें स्केल का प्रयोग करेंगे। आप स्केल का प्रयोग करने से ऐसा होगा कि ग्राफ सुंदर दिखेगा, अच्छा दिखेगा, और अच्छा दिखेगा तो मार्किंग जब होगी उसकी अच्छी मिलेगी। तो अब हम इन आंकड़ों को दंड आलेख निम्नलिखित चरणों में बनाते ध्यान दीजिए कि दूसरे स्तंभ में दिया गया मात्रक हज़ारों रुपयों में है, अतः ग्रॉसरी परचूनी का सामान सामने अंक 4 लिखा है, इसका मतलब 4,000 रुपये खर्च कर सकता है। अब देखिए इसके अंदर आपको विशेष बात ये एक ध्यान रखनी है कि कोई भी पैमाना लेकर हम क्षैतिज अक्ष पर मद चरों को निरूपित करते हैं, क्योंकि यहाँ दंड की चौड़ाई का कोई महत्व नहीं होता है, परंतु स्पष्टता के लिए हम सभी दंड समान चौड़ाई वाले लेते हैं और उनके बीच समान दूरी बनाए रखते हैं। तो मान लीजिए एक मद को 1 सेंटीमीटर से निरूपित कर लेते हैं। अब हम देखते हैं कि हम खर्च मूल्य का ऊर्ध्वाधर अक्ष पर निरूपित करते हैं, क्योंकि अधिकतम खर्च 5,000 रुपये हैं, इसीलिए हम पैमाना एक मात्रक बराबर कितना ले लेंगे? 1,000 रुपये ले लेंगे। एक मात्रक बराबर 1,000 लेंगे तो दूसरे मात्रक पे 2,000 आएगा, फिर तीसरे पे 3,000, 4,000, 5,000। इस प्रकार हम निश्चित गिनती लिखेंगे। 500 का भी ले सकते हो, एक मात्रक बराबर आप 500 ले सकते हो, और फिर 500, 1,000, 1,500, 200, 2,500, 3,000 इस प्रकार भी ले सकते हो और ग्राफ बना सकते हो। अपने पहले मध्य अर्थात ग्रॉसरी को निरूपित करने के लिए हम एक मात्रक की चौड़ाई 4 मात्रक की ऊंचाई वाला एक आयताकार दंड बनाते हैं, और इस प्रकार दो क्रमागत दंडों के बीच एक मात्रक का खाली स्थान छोड़ते हैं और अन्य मदों को भी निरूपित करते हैं, जिसे देखते हैं हम ग्राफ बनाते हैं। अब जैसे हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो मैंने बताया था उसी अनुसार सबसे पहले वही मतलब ये वाई अक्ष दे देंगे, और ये इसका मूल बिंदु हो जाएगा ओ, और ये एक्स अक्ष हो जाएगा। अब ओ एक्स अक्ष पर निश्चित संख्या लिखनी, यानी ग्रॉसरी पे कितना खर्च कर रहा है, किराए पे कितना खर्च कर रहा है, शिक्षा पे, और इसके अंदर आपको एक एक बॉक्स पे लिख देना और एक बॉक्स फिर खाली छोड़ना है। ये ध्यान रखना, 1 सेंटीमीटर का एक बॉक्स होता है ये 1 सेंटीमीटर का, तो एक पे लिख देना ग्रॉसरी और दूसरा बॉक्स फिर आपको खाली छोड़ना है, फिर वापस तीसरी पे लिखना है यानी किराया, एक बॉक्स खाली निश्चित छोड़ते जाएंगे। और इस प्रकार सभी जितने भी सब है लिख देंगे, शिक्षा, दवाइयाँ, ईंधन, मनोरंजन, विविध। और ओ वाई अक्ष पर खर्चा कर रहा है हज़ारों रुपये में, तो 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई ले लेंगे, यानी 1,000 रुपये लेंगे। 2 सेंटीमीटर बराबर 2,000, पर गिनती में यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 लिखेंगे और पीछे लिख देंगे हज़ारों रुपये में। अब फिर इस प्रकार देखेंगे कि ग्रॉसरी पर कितने खर्च कर रहा है, 4,000, तो 4 पे चले जाओ और निशान लगा के दंड बना दो। फिर किराए पे 5,000 करता है, शिक्षा पर भी 5,000 करते हैं, 5 पे जाओ और दंड आलेख बनाते जाओ। इस प्रकार दवाइयों पर भी 2,000 करता है, ईंधन पर भी 2,000 करता है, मनोरंजन पर 1,000, विविध पर 1,000 खर्च करता है। तो इस प्रकार हम इसका दंड आलेख बना सकते हैं। और इसी ग्राफ का अगर आपको कह दिया जाए कि आयत चित्र बनाइए,
तो आयत चित्र के अंदर आपको ये जो बीचे जो बॉक्स खाली दिखाई देते हैं, ये बॉक्स आपको खाली नहीं रखने हैं, चिपका के रखना है। तो ये क्या कहला देगा? आपके आयत चित्र कहला देगा। अब हम आगे देखते हैं। यहाँ हम आप एक दृष्टि में आंकड़ों के सापेक्ष अभिलक्षणों की सरलता से देख सकते हैं। उदाहरण के लिए आप ये सरलता से देख सकते हैं कि ग्रॉसरी पर किया गया खर्चा दवाइयों पर किए गए खर्चों का 2 गुना है। अतः कुछ अर्थों में सारणी की अपेक्षा ये आंकड़ा का एक उत्तम निरूपण कहलाता है। और जल्दी से देखते ही पता लगा सकते हैं कि सबसे ज़्यादा किस पे खर्च करता है और सबसे कम किस पर खर्च करता है। अब हम इस प्रकार और देखते हैं। क्रियाकलाप 1 के 4 समूहों द्वारा प्राप्त आंकड़ों को उपयुक्त दंड आलेखों से निरूपित किया जाता है। आइए अब हम देखें कि किस प्रकार सतत वर्ग अंतरालों की बारंबारता बंटन सारणी को भी आलेखीय निरूपित किया जाता है। अब देखो, ये दंड आलेख भी बता दिया था और इसमें मैंने आपको आयत चित्र भी बता दिया था कि इस आयत चित्र को बनाने का अगर परीक्षा में कहता, इसी प्रश्नावली इसी टेबल का कहता है कि आयत चित्र बनाओ, तो आपको क्या करना है? ये बॉक्स खाली नहीं रखने हैं। क्या नहीं रखने हैं? बॉक्स खाली नहीं रखने हैं। तो क्या कहला देगा? आयत चित्र कहला देगा। अब दूसरे प्रकार का एक सवाल देखते हैं जिसके अंदर आयत चित्र ही बता रहा है, लेकिन इसमें जो भार जो दिया हुआ है वो वर्ग अंतराल में दे दिया है। किसमें दे दिया? वर्ग अंतराल में दे दिया है। तो हम ये देखेंगे कि एक सतत वर्ग अंतरालों के लिए प्रयुक्त दंड आलेख की भांति निरूपण किया एक रूप है। उदाहरण के लिए बारंबारता बंटन सारणी 14.6 देखते हैं, जिसमें कक्षा के 36 विद्यार्थियों के भार नीचे दिए गए हैं। ये सारणी हमने पीछे के वीडियो में टेबल बनाना सीखे थे, ऐसे भी कह सकता है। तो ये बनी हुई है। 30.5 से 35.5 में विद्यार्थी 9 हैं, फिर इसके अगले में 6 है, 15 है, 3 है, 1 है, 2 है और टोटल 36 है। अब इसका कहता है कि आपको आयत चित्र बनाइए, या दंड आलेख भी बनाने का कह सकता है। तो हम दंड आलेख भी बना सकते हैं, आयत चित्र कहता है तो आयत चित्र भी बना सकते हैं। इस प्रकार हम इसके अंदर भी देखेंगे कि हम एक उपयुक्त पैमाना लेकर भार को क्षैतिज अक्ष पर निरूपित कर देंगे, यानी 1 सेंटीमीटर बराबर 5 किलो ले सकते हैं। साथ ही क्योंकि पहला वर्ग अंतराल 30.5 से प्रारंभ हो रहा है, इसीलिए एक निकुंज का चिन्ह बनाकर या अक्ष में एक विच्छेद दिखाकर हम इस आलेख को दर्शाएंगे। देखिए ये किस प्रकार का ये बात होती है। निकुंज लिख रहा है जो, तो मैं आपको ये ग्राफ में बता देता हूँ। देखो, ये ग्राफ में इस प्रकार आकृति को छोड़ देंगे थोड़ी सी पहले और इस प्रकार बनाएंगे। ये ऐसे बना देंगे, क्योंकि जब 0 से कभी भी अगर नहीं कहता है तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप इस प्रकार छोड़ दें एक बॉक्स और फिर अगले बॉक्स से लेवें और लगातार अपने अंतराल के अनुसार गिनती लिखते जाएं। 30.5 से 35.5 खाली नहीं छोड़ना है बिल्कुल इसके अंदर। क्यों? क्योंकि ये आयत चित्र है और आयत चित्र के अंदर बिल्कुल भी बॉक्स खाली नहीं छोड़ा जाता है। फिर 35.5 से 40.5, फिर 40.5 से 45.5, फिर 50.5, इस प्रकार हर बॉक्स के अंदर लिख देंगे। और इधर लिखेंगे विद्यार्थियों की संख्या, जो कि निश्चित पैमाने के अनुसार ही लिखनी है। और निश्चित पैमाने के अनुसार लिखेंगे तो आप 1 का पहाड़ा भी लिख सकते हो, 1, 2, 3, एक बॉक्स में 1 लिख सकते हो, 2 में 2, 3, 4 लिख दी। एक बॉक्स के अंदर 2 का पहाड़ा भी लिख सकते हो, 1, 2, 2, 2, 4, 3, 2, 6, 4, 2, 8। लेकिन मर्जी है जैसे नंबर नहीं अंकित करेंगे। अगर अपने मन से टेबल में दिए हुए अंक की अगर ओ वाई अक्ष पर अगर आपने लिख दिए तो आपका आयत चित्र चाहे दंड आलेख गलत होगा। ये स्पष्ट रूप से आप समझ लें। तो इसमें आपको एक निश्चित पहाड़ा लिखना है, चाहे आप 1 का पहाड़ा लिखिए, चाहे 2 का पहाड़ा लिखिए, फिर 3 का और 4 का मत लिखना, फिर 5 का लिखिए, फिर 10 का पहाड़ा लिखिए, फिर 20 का पहाड़ा लिखिए। यानी मैं जो लिख रहा हूँ इस पहाड़े लिख सकते हो, 1 का, 2 का, 5 का, फिर 10 का, 20 का, फिर 50 का, फिर 100 का। इस प्रकार के पहाड़े 25 का भी लिख सकते हो। इस प्रकार के पहाड़े आप लिखें ताकि आपको कोई भी संख्या आदि लेने में भी समस्या नहीं आएगी। अगर आपने 3 का पहाड़ा लिख दिया तो 3 दूनी 6 होते हैं। अब 6 में अगर कहेगा कि 5 बताइए, विद्यार्थियों की संख्या 5 है, तो फिर आप कहाँ बताओगे, पता नहीं कर पाओगे आप, और ऐसा आप नहीं करेंगे। इम्पोर्टेंट नोट्स ध्यान रख लें ये।
और इस प्रकार आयत चित्र बना लें। ये आयत चित्र बन जाएगा। और आयत चित्र बनाने के बाद में हम देखते हैं फिर कि इसके बाद में फिर एक उदाहरण लेकर भी आयत चित्र बनाया जा सकता है और हम इसको हल कर सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, अब ध्यान दीजिए कि क्योंकि क्रमागत आयतों के बीच कोई रिक्त स्थान नहीं है, इसीलिए परिणाम आलेखों की ठोस आकृति के समान दिखाई पड़ेगा। इस आलेखों को आयत चित्र कहा जाता है, जो कि सतत वर्गों वाले वर्गीकृत बारंबारता बंटन का आलेखी निरूपण होता है। साथ ही दंड आलेख के विपरीत इसका रचना में दंड चौड़ाई का एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इसीलिए इसको समान रखनी है। वास्तव में ये खड़े किए गए आयतों का क्षेत्रफलों का संगत बारंबारताओं के समानुपाती हैं। फिर भी क्योंकि सभी आयतों की चौड़ाइयाँ समान हैं, इसीलिए आयतों की लंबाइयाँ बारंबारता के समानुपाती होती हैं। यही कारण है कि हम लंबाइयाँ ऊपर थर्ड के अनुसार ही लेते हैं, बराबर इकाइयाँ लेते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि ये हमारा दंड आलेख और आयत चित्र बन जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, इसके नोट्स को आप अच्छी तरह से नोटबुक में उतार लें और फिर जो प्रश्न दिए जाएं उनको अच्छी तरह से हल करें और हल करके चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, क्योंकि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी कहें कि वीडियो को ज़्यादा से देखें और हल करके सवालों का हल करके उत्तर भेजें, नहीं तो आपको नहीं भेजने पर रिमूव कर दिया जाएगा अगले सप्ताह से, निश्चित कह रहा हूँ मैं। थैंक यू। ठीक है, एक बना दें।